Bismillahirrahmanirrahim. Contemporary Issues and Trends in Education, Lecture 1, Monday, August 3. अगर आज अगर आज बारिश हो रही होती तो क्या आप लोग कॉलेज आते? क्या जवाब इस बार? जी। आप में से अक्सर का ये कहना है, सिवाय चंद दीवानों के, कि हम आ जाते। अक्सर का कहना है कि बारिश के बावजूद हम कॉलेज में नहीं आते। अब सवाल ये है, क्या बारिश आपके सिलेबस का हिस्सा है? क्या आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ हो बारिश? बारिश आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बारिश आपके क्लासरूम के ऊपर असरअंदाज हो रही है। ठीक। हम जानते हैं कि कराची के जो से भी हालात हो, यहाँ पे स्ट्राइक हो, इससे भी हमारे क्लासरूम पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे फसादात हो जाए तो भी हमारी क्लास पे फर्क पड़ रहा है। बारिश हो जाए तो फर्क पड़ रहा है, और अगर गर्मी हो उसके मुकाबले में तो भी हमारी क्लास पे फर्क पड़ रहा है। तुम गौर करो इस बात में कि इसमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो आपके कोर्स का, आपके सिलेबस का हिस्सा हो, लेकिन वो आपके क्लासरूम पे असरअंदाज हो रही है। थोड़ा सा अपने ना एंगल को चेंज करो। सिर्फ स्टूडेंट बन के ना सोचो, टीचर बन के सोचो। क्लासरूम के अंदर जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो वहां पे कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो मेरी क्लास के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। आज क्लास में कम बच्चे हैं, कल क्लास के अंदर ज्यादा बच्चे आ जाए और मेरे पास माइक ना हो, फैन का शोर हो, मैं किस तरह से क्लास में पढ़ा सकूंगा? मेरी आवाज आखिर तक नहीं पहुंच रही, मैं कैसे क्लास को मैनेज करूंगा? राइट। अब आपने सोचना है इस तरीके से कि मैं एज ए टीचर क्या करूंगा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि बास ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका आपके कोर्स से, आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आपकी क्लासरूम के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। लास्ट सेमेस्टर अगर आप लोग को याद हो कि आप लोग के जो वर्किंग डेज थे वो 6 से 5 हो गए थे। क्यों हो गए थे? पेट्रोल की प्राइस की वजह से। हाल ही ने कहा जी पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से हो गए थे। मनाहिल, क्यों पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे? जोर से बोलो। वॉर वगैरह की वजह से। ओके। वॉर ही कह रही है ना आप? ओके, और वगैरह से क्या मुराद है आपकी? हाँ रीना, वॉर किसके दरमियान हो रही थी? रीना ने बताया पेट्रोल महंगा हो गया था इसलिए वॉर हो रही थी। आप बताइए। दुआ। ईरान की किससे लड़ाई हो रही थी? ईरान की किससे हो रही थी? किससे हो रही थी? ओके, यूएस और इसराइल से जंग हो रही थी आपके पड़ोस के मुल्क पे। इस वक्त आप लोग के पास स्लाइड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग के पास स्लाइड होती तो आप लोग को नजर आता कि एक ऐसी जगह जो आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, आपके पड़ोस के मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। उर्दू में कह रहे हैं अपनाए हॉर्मस। राइट। उस एक अपनाए हॉर्मस की वजह से पूरा का पूरा जो मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस पे फर्क पड़ा। और सिर्फ आपके मुल्क में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर। पता चला कि जो दुनिया का जो 20% तेल है वो इस छोटी सी जगह से गुजर रहा है, और उस छोटी सी जगह से गुजरने पे उन्होंने वहां पे नाकाबंदी कर दी। तो पता चला कि इसके पेट्रोल के जो असरात है, फ्यूल के जो प्राइसेस के असरात हैं, वो पूरी दुनिया पे पड़ने लगे। अब ये जगह है कहाँ पर? ये जगह आपके पड़ोस ईरान में। वो जो जो स्ट्रेट है, ठीक है, एक समंदर है। राइट। समंदर जो गुजर रहा है, दो कोनों के दरमियान से गुजर रहा है, छोटा सा रास्ता वहां पर है। राइट। अब उनमें से एक जगह पे ईरान है और दूसरी जगह पे ओमान है। क्या आप ईरानी हैं? क्या ओमान की नेशनैलिटी है? एक ऐसा मुल्क जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आपकी उसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया के ऊपर उसके फ्यूल के असरात, उसके नाकाबंदी की वजह से फ्यूल की सप्लाई मुतासर हुई, और फ्यूल की सप्लाई मुतासर हुई तो हर जगह पे उसकी प्राइसिंग फर्क पड़ने लगा। हमने यहाँ पे देखा कि देखो एक ऐसी जगह, जैसे हम मौसम की बात करें, बारिश वगैरह, वो भी मेरी क्लासरूम पे असरअंदाज हो रही है। मेरी से मुराद हमारी, क्योंकि आप भी टीचर हैं, आपने भी ऐसी सोचना है।
एक ऐसी जगह जो हमारे मुल्क से दूर है, दूसरे मुल्क में मौजूद है। जंग किसके दरमियान हो रही है? अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसराइल के दरमियान, राइट। हमारा उससे ना लेना ना देना, लेकिन पता चला कि जी हमारे क्लासरूम के ऊपर उसकी असरअंदाज, उसका असर पड़ने लगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो अपना हरमज है ना, ये हमसे आप कुछ समझें कि इतना दूर है कि जितना यहाँ से इस्लामाबाद, अंदाजा लगाएं। बहरहाल आपने देखा कि ऐसी चीजें जो हमारे ऊपर इख्तियार में ना हो, उसके बावजूद हमारी क्लासरूम उससे मुतासिर होने लगती है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है कि कोई भी क्लासरूम एक जजीरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेशन के अंदर किसी भी चीज के बारे में फैसला करके अपनी क्लास को कंडक्ट करा सके। एज ए टीचर आपका ये काम है कि आप सिर्फ स्टूडेंट को ना देखें, उसके पूरे एनवायरनमेंट को देखें। मसलन कल कल अगर आपको मौका मिलता है टीचर्स ट्रेनिंग कराने का, ओके, आपको किसी स्कूल में बुलाया जाता है कि आपने टीचर्स को ट्रेन करना है, वो भी तो आपके स्टूडेंट हुए। लेकिन अब आपके जहन में पहले से हो भाई ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उनकी उम्र शायद मुझसे भी ज्यादा हो और शायद वो पढ़ने पे इतनी आसानी से आमादा ना हो, उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा। मेरे पास यंग स्टूडेंट्स आएंगे, उनको मैं शायद ज्यादा काम दे सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो मैरिड है, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेकर चल रहा है, जो जॉब भी कर रहा है, मसलन सिंगल मदर है, उसके जो चैलेंजेस है, उसके इश्यूज जो है वो डिफरेंट होंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि जी मेरी जो क्लास है बस मैं अपनी क्लास को ऐसे कंडक्ट कराऊंगा। कितनी दफा ऐसा होता है कि हम क्लास कंडक्ट कराना शुरू करते, पता चलता है आज इवेंट है, आज फला वर्कशॉप है, आज फला सेमिनार है, और पता चलता है कि उसकी वजह से हमारी क्लास के ऊपर तातुल पड़ता है। बाज दफा आप क्लास में आते, क्लास का पढ़ाई का माहौल ही नहीं होता, पता चलता है कि जी पहले वाला टीचर था वो खूब तफरी वगैरह करके जा चुका है, तो बच्चों का फिर मूड नहीं बन रहा होता। या बाज दफा ऐसा होता है कि वो पहले वाला टीचर इतना पढ़ा के जा चुका होता है कि बच्चे थक चुके होते हैं। तो ये आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मैं जैसी अपनी क्लास में जा रहा हूँ बस जाके मेरी मर्जी में जो चाहे वहां पे करके आ जाऊं। उस पूरे सिचुएशन को, पूरे इन्वायरमेंट को समझना आपके लिए जरूरी है। उस स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, वहां पे लोगों का क्या माइंड सेट है, और उसकी रोशनी में हम अपना लेसन प्लान, अपने लेक्चर्स को हम तैयार कर सकते हैं। जब भी आप क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है, जब भी आप क्लास के अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे क्लास के अंदर आने के बाद अंदाजा होता है कि प्लान कुछ किया हुआ होता है और हो कुछ और जाता है। आप लोग अभी प्रैक्टिकम पे एटलीस्ट 2 टाइम्स जा चुके हैं, और हर प्रैक्टिकम के अंदर आप लोगों ने इसी चीज को नोट किया होगा कि हम जाते कुछ और हैं और वहां पे होता कुछ और है। बाज दफा अपनी मर्जी का लेसन नहीं मिलता, और अगर लेसन मिल भी जाता है तो क्लास अपनी मर्जी की नहीं मिलती। क्लास अपनी मर्जी की मिल जाए तो शायद बच्चों का पढ़ने का पूरा मूड हो ना हो। एज ए टीचर जो इस बात को समझना, हम जब समझे कि टीचिंग जो है वो एक लीडरशिप की पोजीशन है, ओके। टीचर के बारे में या टीचिंग के प्रोफेशन के बारे में अगर ये वाला माइंडसेट है कि ये बस एक जॉब है, ठीक है, ये 9 to 5 वाली जॉब है, या समझ लें कि 9 से लेकर 1 बजे तक वाली जॉब है, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग यही समझते हैं टीचिंग में तो बड़े मजे हैं कि आप जो है 1 बजे छुट्टी हो जाती है, घर जाए। लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं, आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकम कर रहे हैं, ईजी लगा या मुश्किल लग रहा है? जितना काम आप लोग के पास होता है शायद वो किसी दूसरे के पास ना हो। एक बंदा अपने ऑफिस से घर आ जाता है तो सुकून से घर पे बैठ जाता है, लेकिन आप जब घर आते हो तो आपके पास एक कॉपियों का पलंदा होता है। आपको जो होता है टेस्ट की तैयारी करनी होती है, आपसे पूछा जाता है कि पढ़ाया क्या था, उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, आपके पास ये सारे चैलेंजेस होते हैं। बात यह है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि टीचिंग जो है वो एक लीडरशिप की पोजीशन है। आप एक लीडर बन रहे हैं। लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं। लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कराची के मेयर बन जाए। हर बंदा अपनी पोजीशन के एतबार से कहीं ना कहीं उसका एक लीडरशिप का रोल होता है। एक पेरेंट जो है वो भी एक लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है, और एक टीचर जो होता है वो भी लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा होता है। हमारा मकसद यहाँ ये होता है, इस पूरे कोर्स पर अगर आप गौर करो, जितने भी कोर्सेस इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें आपको स्कूल मैनेजमेंट का भी बताया जा रहा है, आपको सोसाइटी का भी बताया जा रहा है, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का भी बताया जा रहा है। इन सब का मकसद ये है कि आप यह लीडरशिप पोजीशन के लिए तैयार हो। अब कल जब आके आप बात कर रहे हो तो आपके सामने बच्चे की साइकोलॉजी भी हो, आपको पता होगा जी मेरे स्कूल का सोसाइटी में क्या रोल है, आपको ये पता होगा जी जिस मोहल्ले में स्कूल खोला है वहां का क्या माहौल है, उस माहौल को रीड करते हुए अपने स्कूल को उसके लिहाज से आप एडजस्ट कर सको। और इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि स्कूल को मैनेज करना है वो भी कर सको, और क्लासरूम मैनेजमेंट तो वैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए गौर करो कि हम इस कोर्स में जो जो चीजें पढ़ते हैं, इस पूरे
8 सेमेस्टर्स के दौरान यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको स्वॉट एनालिसिस भी पढ़ाया जा रहा है। अब ये जो स्वॉट एनालिसिस आप लोग करते हैं, इसका असाइनमेंट जो होता है, ये होता है क्या है, ये बुनियादी तौर पे पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है आपकी प्लानिंग के अंदर। अब आप लोग कह सकते हैं ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, हमने कौन से एमबीए में एडमिशन लिया है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई आप मुस्तकबिल के लीडर बन सकें। एक लीडर की खुसूसियत ये होती है कि वो एक लीडर की खुसूसियत ये होती है कि वो आने वाली तब्दीली को पहले से भांप लेता है। एक ऐसा शख्स जो रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है। मसलन अगर आप गौर करें, बास घरों में ऐसा होता है कि जी घर में मेहमान आ गए, फिर अफरा तफरी मच जाती है, मेहमान आ गए, ड्राइंग रूम में कपड़ा मारो, यहाँ पे एसी हटाओ, फला चीज को लेकर आओ पहले से। अब बाज लोग ऐसे होते हैं जो पहले से हर चीज को प्लान करके बैठे हुए होते हैं, राइट। घर में मेहमान अगर आएंगे तो हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल निम्को मौजूद हो, चाय का सामान मौजूद हो, आएंगे तो फौरन हम दे सकें। कोई लंबा प्लान है तो उसकी भी हमारी तैयारी मौजूद हो। तो देखो दोनों माइंडसेट में फर्क। एक होता है रिएक्शन वाला, कुछ हो गया तो हमने उसका रिएक्शन क्या देना है, और दूसरा वाला माइंडसेट क्या है कि भाई हम पहले से तैयार करके रखें। यही वाली चीज आपको एजुकेशन में नजर आती है। बाज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्तिहान से चंद दिन पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। असाइनमेंट की डेडलाइन जब सर पे होती है तो रात भर जाग के असाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। और बाज ऐसे होते हैं जो पहले से प्लान करके बैठे हुए होते हैं। देखो दोनों में फर्क है। एक जो है रिएक्शनरी है, कुछ हुआ तो उसने उसका रिएक्शन दिया, पहले से तैयारी नहीं की। और दूसरा वो होता है जो पहले से तैयारी करके बैठा हुआ तैयार होता है। आप मुझे बताएं, पिछले साल पाकिस्तान और ईरान इंडिया के दरमियान झड़प हुई थी, ऐसा ही है, राइट। और अगर पाकिस्तान की तैयारी ना होती तो क्या होता? पाकिस्तान इंडिया को जवाब देने में कामयाब रहा या नहीं रहा, राइट। लेकिन अगर पाकिस्तान तैयार ना होता, पहले से उसके पास आपके जो है जेट तैयारे ना होते, आपके पायलट ट्रेन ना होते, तो क्या पाकिस्तान वहां पे उनको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स देने के काबिल होता? नहीं दे पाता। लीडर का काम यही होता है कि पहले से वो इन चीजों को जज करे कि आने वाले दिनों में क्या तब्दीली आने वाली है। अगर आप लोग ने उसकी डिटेल पढ़ी हो तो पाकिस्तान का जो एयर मार्शल साहब है, जिनका नाम गालिबन इफ्तिखार सिंधु है, जो शायद मेरा नाम गलत हो रहा हो, उनके बारे में यही वाली बात आई कि यार उस बंदे का कमाल ये था कि उसने पहले से इस बात को सेंस किया था। उसको ये पता था कि जी पाकिस्तान के पास जो है डिफरेंट मुल्कों से असला आ रहा है, ओके। पाकिस्तान का अपना भी फाइटर जेट्स और रेडार और तमाम चीजें मौजूद है। उसने कहा कि जी हमारे पास एक कोहेरेंट प्लान होना चाहिए जिसके अंदर हम सब जो है तमाम चीजें हमें एक ही डैशबोर्ड पे नजर आ रही हो। ऐसा ना हो कि रेडार कहीं और कुछ बता रहे हैं, हम उसको समझने में लगे हुए, जहाज को कुछ और डेटा दे रहे हैं और उसमें क्लैश ना हो जाए। इसकी डिटेल्स जब पढ़ें आप तो नजर आता है कि पाकिस्तान को जो बढ़तरी रही थी उसकी बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान ने तमाम चीजों को कोहेरेंट करके पहले से इंटीग्रेट करके एक जगह पे जमा कर दिया था। अब रेडार भले कहीं का भी हो, वो डैशबोर्ड पे आ रहा है और वही डेटा जो है वो उनके फॉर एग्जाम्पल फाइटर जेट के पास जा रहा है। वहां से जो डेटा आ रहा है वो जाके दूसरी जगह पे प्रोसेस हो रहा है। अब ये काम उन्होंने जंग के मौके पे नहीं किया, ये काम उन्होंने पहले से किया हुआ। उनको पहले से इस बात का अंदाजा था कि आने वाले दिनों में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने एक और चीज पढ़ी कि पिंडी के अंदर एयरफोर्स की कोई जगह खाली हो रही थी और वहां पे बात चल रही थी कि वहां पे जो है हम कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाए। और इनका कमाल ये था कि उन्होंने वहां पे हाउसिंग सोसाइटी के बजाय वहां पे उन्होंने एआई सेंटर बनाया। यंग लड़कों को हायर किया कि जी हमारे पास पहले से एआई के ट्रेंड ऑफिसर्स हों, हमारे पास एआई का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद हो। और ये सारे काम उन्होंने कब किए थे? जंग शुरू होने से बहुत पहले। अब जरूरी नहीं है कि आप भी एयरफोर्स ज्वाइन करें, आप भी एयर चीफ बने, तब आप कहेंगे जी मुझे जो है ये लीडरशिप पोजीशन पे काम करने का मौका मिलेगा। एज ए टीचर आपका ये काम सबसे पहले इस बात को समझना कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, मैं आइलैंड के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरी क्लास के ऊपर, मेरे तलबा के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उसके बाद अगला मरहला ये कि आने से पहले आने वाली तब्दीली को पहले से भाप लेना कि आने वाले वक्तों के अंदर कुछ यूं होगा तो मैं पहले से उसके लिए तैयार हूं। मुझे जब आगे जाके जॉब के लिए मुझे डेमो देना पड़ेगा तो मैं अपने कॉन्फिडेंस पे पहले से काम कर लूं। मेरी बात करने का अंदाज सही नहीं है, लोग मेरी बात समझ नहीं पाते, क्लास के अंदर सर मुझसे बार बार कहते क्या कहा क्या कहा, क्या कह गया यार जोर से बोलो, तो मैं पहले से अपनी आवाज पे काम करूं ताकि मेरी बात से कंफ्यूजन ना हो, मेरे गुफ्तगू के अंदर किसी किस्म की एम्बिग्युइटी ना हो। मैं यहाँ पे तो कह सकती हूँ जंग वगैरह,
वहां पे मैं वगैरह नहीं बोल सकती। मेरी बात बिल्कुल सॉलिड हो, बिल्कुल जो है पूरी की पूरी जो है बिल्कुल वाज़ेह बात हो। तो बजाय इसके कि हम वहां जाके अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, हमने पहले से इस चेंज को सेंस करते हुए उसको प्लान करने की हमने कोशिश की, राइट। और ये वो चीज है जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि एज ए टीचर आपको इन तमाम चीजों के बारे में, आप एज ए लीडर अपना माइंडसेट चेंज करना आपके लिए जरूरी है। और इस पूरे कोर्स का मकसद यही है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज को जो हम पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, मसाइल क्या क्या हैं आजकल के दौर के अंदर। अब आप कह सकते हैं ये आपके कोर्स का मतलब, आप कहें, सोचे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहेंगे जी मुल्क के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट, तो ये आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन एज ए टीचर आप उससे अलग नहीं हो सकते, आप उससे अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। आपके जहन में हो कि भाई ये बड़े मसाइल होंगे। मैं जब किसी ऐसे स्कूल में जा सकता हूँ जहाँ पे शायद व्हाइट बोर्ड भी ना हो, व्हाइट बोर्ड तो दूर की बात ब्लैक बोर्ड भी ना हो, शायद पंखे भी ना हो, मैं यहाँ पे बात प्रोजेक्टर की कर रहा हूँ, वहां पे ये चीज भी ना हो, राइट। तो आप पहले से इस फॉर एग्जाम्पल आपके लिए उसके लिए तैयार होना जरूरी है। साथ ही साथ ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, तब तलबा के अंदर क्या नए नए रुझानात आ रहे हैं। आज से चंद साल पहले तक हम बात करते थे बड़े होकर क्या बनोगे, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत हो गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब बच्चा क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं फैमिली वीलॉग करूंगा, मेरे अभी तक जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब ये नया ट्रेंड आ रहा है, नई तब्दीली आ रही है। मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर कोई और नया ट्रेंड आ जाए। हम वर्चुअल रियलिटी की बात नहीं कर रहे, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात नहीं कर रहे, क्या पता वो आ जाए। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज के अंदर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स के अंदर हमने बेसिकली पढ़ना यही है। और सिर्फ ये नहीं कि हमने चंद टॉपिक्स को पढ़ना है, हमने अपने इस माइंड को इस तरह से बनाना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले जब आप एज ए टीचर क्लास में जा रहे हैं, तो वहां पे कौन से इश्यूज हो सकते हैं और कौन कौन से नए रुझानात हमें वहां पे नजर आ रहे होंगे। अब इसकी एक और मिसाल ले लें। अगर हम ये बात करें, हम क्लास के अंदर दाखिल होते हैं पढ़ाने के लिए, तो एज ए टीचर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम क्लासरूम को रीड कर सकें। बच्चों का मूड क्या है, अच्छा एक मूड तो होता है पढ़ने का, मूड ही नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तफरी का मूड है, तो हम एज ए टीचर, ये हमारा काम नहीं कि बच्चे कह रहे हैं कि आज छोड़ दें, आज बारिश हो रही है। आपका काम है कि जो उनको घुमा फिरा के क्लास के ऊपर वापस लेकर आए, वरना बच्चे चाहे, स्टूडेंट्स चाहे तो पूरे साल ही क्लास ना हो। बात ये नहीं, बच्चे किस बैकग्राउंड के साथ, किस पस मंजर के साथ आ रहे हैं। मसलन आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां पे लोग जो है वो लो इनकम है, राइट। तो मारिया, ऐसे लो इनकम इलाके में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी। आवाज आ रही है आप लोग को? कौन से रिसोर्सेज कम होंगे? ओके, मारिया ने कहा कि वहां पे टेबल चेयर्स कम होंगी, लाइट्स वगैरह का मसला होगा, इसके अलावा कोई और? जी मैंने बता दिया था कि गरीब इलाके तो इनकम तो कम होगी, तभी तो। मारिया कह रही है मुझे गरीबों के बारे में कुछ नहीं पता सर, ये किसी और से पूछे। समीर आप बता दें, आपको तो पता होगा। क्या होगा? समीरा ने कहा कि जी बच्चों का, गरीब बच्चों का एजुकेशन से इतना कंसर्न नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? ओके, फारिया। आप क्लास में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, और आप किसी गरीब इलाके में पढ़ा रहे हैं, जैसे फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15, राइट। तो क्लास में आप कैसे बच्चे होंगे, कैसे होंगे? शरारती बच्चे होंगे। और क्या? यार पंखा पता नहीं कौन सा, एक पंखा बंद कर दो वाला प्लीज, वो पंखे बंद कर दो। हाँ। ओके रुमान, आप बताएं। मैं तवज्जो तो पता ही नहीं क्लास में बात की हो रही, सवाल क्या किया मैंने? खड़े हो जाओ। जी रीना। गुड, रीना का बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस किस्म के माहौल के अंदर बच्चे अमूमन, वो बंद कर देंगे, चल रहे थे। इस किस्म के माहौल के अंदर अमूमन बच्चे जो हैं वो बदतमीज से भी होते हैं, ठीक है। और देखें इस किस्म के इलाके के अंदर सबसे पहले तो आपको ये नजर आएगा कि बच्चों के अंदर ड्रेसिंग सही नहीं होगी, ठीक है। फटे पुराने कपड़े पहन के बच्चे आए हुए होंगे, सबसे पहली बात।
दूसरी बात फिर आपको उनके अंदर ये नजर आएगी कि जी उनकी डाइट सही नहीं होगी। और ये बात आप में से जो जो छोटे बहन भाई हैं जिनके अपने बच्चे हैं उनको ये बात नजर आ रही है कि बच्चों की ग्रोथ के अंदर उनकी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिन बच्चों को अच्छी डाइट मिल रही होती है, दूध वगैरह कैल्शियम वगैरह सब पूरा मिल रहा हो, आपको उनके चेहरे से नजर आता है। और जहाँ पे डाइट वगैरह के इश्यूज होते हैं, बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस वगैरह में रह रहे, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन बच्चों के चेहरे से जाहिर हो रहा होता है। तो आपके पास एक ऐसा बच्चा आ रहा होगा जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी वो उस बच्चे के बराबर नहीं होगी जो किसी प्रॉस्परस एरिया के अंदर रह रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी डाइट की वजह से उसका जहन ही सही तरीके से बढ़ नहीं पा रहा। हमारे यहाँ हम गरीबों की खुराक क्या होती है, हम लोग अक्सर जो होते हैं रोटी चावल पे ज्यादा जोर देते हैं। प्रोटीन जो है, गोश्त हो गया, अंडे हो गए, ये चीजें अमूमन महंगी है, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अमूमन आपको ये इशू नजर आएगा। मैं कराची से बाहर कुछ गरीब इलाकों में गया हूँ, कुछ पे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है, तो मैंने वहां पे यही चीज नोट की, उनकी डाइट ही बिल्कुल डिफरेंट है। हम उनको गोश्त खिला भी रहे होते, वो मना करते नहीं हम गोश्त नहीं खाते, लेकिन उसकी वजह से फिर हमें उनकी जिसामत के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आ रहा होता है। और यही साथ ही साथ उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है, वो भी उनकी हमें कम होती हुई नजर आ रही होती है। फिर इसी तरीके से हमें वहां पे ये नजर आता है कि एक ऐसा बच्चा, मतलब मैंने खुद ये चीज जगह देखी है, मैंने बदीन में देखी है, मैंने गज्जों में देखी है, जहाँ पे पानी करीब में आ ही नहीं रहा, पानी ही नहीं आ रहा। पता चलता कि पहले जो वहां के ताकतवर लोगों ने उन्होंने पहले ही पानी रोका हुआ, तो आखिर टेल तक पानी नहीं आ रहा। तो वो बच्चा जो है सुबह से लेकर शाम तक पानी घर के लिए उठा उठा के लेकर आ रहा है। जो बच्चे की जिंदगी में आधा दिन उसका पानी में गुजर रहा है, वो पढ़ाई में क्या दिलचस्पी लेगा, पढ़ाई की तरफ उसकी क्या तवज्जो होगी, ये है नहीं। अब ऐसी क्लास में जाके मैं वहां पे बात शुरू कर दूं, आइंस्टाइन ने ये कहा था, ठीक है, फला सदर साहब तो उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया था, वो ये नहीं बोलेगा ये आइंस्टाइन कौन था, उसके जहन में सवाल नहीं आएगा, इशू नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पल्स लेकर क्लास में आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में बात करने आता हूँ। लास्ट सेमेस्टर मैंने अपनी क्लास के अंदर कोशिश की थी, मैंने बात की मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। पता चला क्लास में बच्चों को पता ही नहीं है मशरकी पाकिस्तान क्या था, मगरबी पाकिस्तान क्या था। तो ये आपको नजर आ रहा है कि क्लास में हम एक लेक्चर तैयार करके आ गए कि हमारे लेक्चर में कोई कमी है नहीं, लेकिन हमारा और बच्चों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से एक और चीज ये ले लें, एक और चीज आप ये ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं किसी बिजनेस फैमिली से आए हुए हैं, या आपको ऐसे कराची के अंदर, जब मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं खुद इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा तलबा ऐसे थे जो एफ्लुएंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और वालदेन ने उनको यूनिवर्सिटी में सिर्फ टाइम पास करने के लिए भेजा था। तो वहाँ पे वो होली वगैरह हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट हो रहा था, होली खेलने, ये खेलने, बस यही सब चलता रहता था। अब ऐसी क्लास के अंदर आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इवन स्कूल लेवल की अगर आप बात करें, हमने अपने अपने क्लास फेलोज पर गौर किया अपने स्कूल के ज़माने में, कि बाज बड़े बिजनेसेस थे, और वो जो बिजनेस चलाने वाले थे उनके बच्चे हमारे क्लास फेलोज थे। हमारे इलाके के अंदर एक रोटी के शीनमाल की बड़ी मशहूर दुकान थी, और वहां पे जो है आप जब भी लेने जाओ 20-20-25 लोगों की लाइन लगी हुई होती थी, 20-25 लोग लाइन लगा के खड़े हुए होते थे, आप अंदाजा लगाएं। और सिर्फ उसकी एक दुकान नहीं थी, लाइन की साइड से बहुत सारी दुकानें उसकी थी, वो सब उससे गोदाम थे, आटा वगैरह रखा हुआ है, और पता नहीं कितने, तो 20-25 तो मुलाजिम नजर आते थे उसके यहाँ। सुबह से काम शुरू हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है। और उनका जो बेटा था वो हमारा क्लास फेलो था, लेकिन हमने ये बात नोट की कि उसका पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं था। आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं था उसका? वो फादर की वजह से, ओके। चलो और, ओके, मारिया ने कहा कि वो उस पापा के साथ साइड बिजनेस में मदद कर रहा था। आप बड़ा टाइम कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है आप, लेकिन उसके वालदेन ने उसको स्कूल में कराया ना दाखिला। आप तीनों से ये बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उसके वालदेन चाह रहे थे कि अच्छा पढ़े, अच्छे स्कूल में उन्होंने दाखिला कराया कि बच्चा अच्छा पढ़ के दे, तो बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा था? अरीशा, अरीशा नाम है ना? जी, खड़े हो जाओ। जी रबिया, कुछ बोल रही हो? जोर से बोलो। अरीशा ने कहा कि पढ़ लिख के क्या करना, और मैंने अपने फादर का बिजनेस संभालना है। जी भाई, वो इतनी एफ्लुएंट फैमिलीज है, आपको अंदाजा नहीं कितनी बड़ी गाड़ी में वो लोग आते थे, उनको ये जिम्मेदारी थोड़ी थी, मुलाजमों की फौज लगी हुई, उन पर कौन सी जिम्मेदारी थी? रबिया ने कहा कि वालदेन की तवज्जो पढ़ाई की तरफ नहीं थी।
और ये वाली बात, जिन घरों में पढ़ाई का माहौल होता है वहां पे पढ़ाई करना आसान हो जाता है, और जिन घरों के अंदर सिर्फ एक बच्चा पढ़ाकू हो और बाकी लोग जो है तफरी कर रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं, तो वहां पे वो बच्चा भी कहता है कि भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की। मेरा अपना एक स्टूडेंट है, उसका ताल्लुक कोरंगी के एक इलाके से है, गरीब इलाका है। तो जब वो कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके जितने भी साथ के लोग थे, कोई किसाई की दुकान पर है, किसी की अपनी दुकान है, कोई दर्जी है, कुछ है, लेकिन बात ये थी सब कमा कमा के लेकर आ रहे थे। और उसका ये पॉइंट था कि मेरे वालिदैन का कहना है कि तुम्हारी पढ़ाई का फायदा क्या, उसको देखो वो इतना कमा रहा है, उसको देखो इतना कमा रहा है। तो मोहल्ले के अंदर वो एक मुनफरिद शख्स था जो ग्रेजुएशन कर रहा था, और उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उसके माहौल, उस जिस माहौल में वो रह रहा था, उस माहौल के अंदर पढ़ाई का रुझान था ही नहीं। ये वाली बात होती है कि वालिदैन जो होते हैं बाज दफा बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करा के समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, या हमने घर में ट्यूशन लगा के जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन जब तक आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होगा, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अब देखो, दोनों एक ही जिस्म की क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर हम गए, वहां पे बच्चे जो हैं ज्यादातर गरीब हैं, मैं वही लेसन लेकर जा रहा हूँ, मैं वही तला हूँ, मैं वही टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे वहां पढ़ाने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, वहां पे चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, राइट। वहां पे जाके मैं स्टीव जॉब ने ये कहा था, स्टीव वॉजनिक एक साहब थे, एप्पल के फाउंडर थे, एक रिचर्ड स्टॉलमैन थे, उन्होंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन शुरू की, और बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहा है ये। दूसरे स्कूल में मैं जाता हूँ, वहां पे बच्चे एफ्लुएंट हैं, मैं वहां पे बात करूंगा, देखिए जी स्टीव जॉब ये था, स्टीव वॉजनिक कहता है, वो बोलेगा सर आपके पास आईफोन है, उसका माइंडसेट डिफरेंट है, वो कहेगा यार कितनी किस चीजों में लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और हमें क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की, हम तो आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, हमें अपना मगजमारी करने की जरूरत भले क्या है, राइट। एक ही लेसन है, एक ही क्लास है, लेकिन दोनों क्लासेस के अंदर जाके हमें एक डिफरेंट माहौल और डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक सियासतदान इलेक्शन से पहले सोचता है कि आने वाले दिनों का रुझानात क्या है, और उस रुझान के लिहाज से अपनी पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता है। आपको नजर आ रहा है कराची में बाज़ इलाकों में सड़कें वगैरह बन रही हैं, राइट। उनको पता है कि कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये सड़कों का, वो कोशिश करें सड़कें बन जाए। एक हुकूमत ने, एक पार्टी ने जो है आपके यहाँ वो ग्रीन बसेस और ऑरेंज बसेस और रेड बसेस और पिंक बसेस चला दी, क्यों? उनको पता है कि जी यहाँ पे अगर हमें यहाँ से जीतना है तो हमें ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने होंगे। लीडर का काम यही है कि आने वाले दिनों के अंदर तब्दीली को भाप के पहले से वो उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करे। एक और मिसाल है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई माहिदा हो गया था, आपको पता है कि अगर सऊदीया पे हमला होगा तो पाकिस्तान ने जाके डिफेंड करना है। मजे की बात यह है कि यह एग्रीमेंट ईरान और इसराइल की जंग से पहले हो गया था। उनको कुछ पता था जो आपको नहीं पता था, उनको कुछ पता था कि कुछ होने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा को मजबूत कर लें, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई दूसरा अटैक कर दे तो कोई तीसरा अटैक कर दे, हमारे पास अपने दिफा के लिए चीजें पहले से तैयार हो। इन लीडरशिप का काम क्या होता है, पहले से चीजों को तैयार करना। यही वाली चीज अब आपके लिए भी है। एज ए टीचर आपको इस बात पे सोचना जरूरी है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरी क्लास के अंदर क्या नया ट्रेंड, क्या नए रुझानात नजर आ रहे होंगे। हमें जब कोई क्लास मिलती है तो हम कोशिश करते हैं पहले से टीचर से, सर शर्जील की मिसाल है, अक्सर जो क्लासेस मुझे मिली है वो पहले मुझे मिली है, सर शर्जील को बाद में मिली है। सर शर्जील ने हमेशा मुझे बिठा रखा था, क्लास के बारे में बताओ, वो कैसा है, ये कैसा है, फला कैसा है, उसके बारे में बताओ, मैंने पूरा उनको फीडबैक दिया। फिर वो अपना फीडबैक देखते हैं, उसकी रोशनी में फिर प्लान करते हैं, और जाहिर है उससे मुझसे नहीं पूछ रहे होंगे, वो औरों से भी पूछ रहे होंगे। बात क्या, वो बंदा क्लास में एंटर होने से पहले मेंटली रेडी होना चाहता है, मैंने करना है क्या। यही वाला काम आपने भी करना है, लेकिन ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है कि टीचर के पूछेंगे कि आने वाली मेरी क्लास कैसी है। आपका काम उससे एक कदम आगे कि आने वाले दिनों में हमें क्या क्या नए नए रुझानात नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बोर्ड पर तशरीफ लाए, क्या नाम था उसका यार, बेटा आपका नाम रुझान से निकल गया अभी, दुआ के पीछे जो है, रुमान तशरीफ लाइए। अब आप लोग का काम है, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को क्या नए नए ट्रेंड्स और इश्यूज नजर आ रहे हैं, और रुमान उसको बोर्ड पे लिखेंगी। जी, दुआ। आपने सिर्फ बताना है, रुमान तक आवाज पहुंच जाए। समीरा, एआई, ओके गुड, एआई क्या होगा एआई से, समीरा क्या होगा एआई से।
एआई का हमें बहुत ज्यादा इशू नजर आ रहा है, ठीक है, और साफ सी बात है, टीचर्स भी एआई यूज कर रहे हैं, बच्चे भी एआई यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये एक नया ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ मनाहिल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ रुझान हो रहा है, बिल्कुल सही है। और अब बच्चों को कैसे रोकें? हम बच्चों को बोले बेटा फला की वीडियो ना देखा करो, वो बोले सर अपनी अपनी जेब देखें, उसकी जेब देखें, वो कितना कमा रहा है और आप जो है कितना कमा रहे हैं। जी रीना, और क्या इशू आ रहा है? रीना आवाज नहीं आ रही। सोशल मीडिया हो गया, आगे बताओ। सोचो अलीशा। ऑनलाइन क्लासेस क्या? जोर से बोलो, मुझे समझ, ऑनलाइन क्लासेस क्या इश्यूज हो रहे हैं? आपको आवाज आ रही? उनको भी नहीं आ रही। जोर से बोलो। फारिया। एआई हो चुका, आगे बोलो। मनाहिल। रबिया। नबीरा। नबीरा नाम है ना? हाँ। क्या चीज? ओके, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, रिपोर्ट्स वगैरह का एक रुझान है। तो मार्केट में जॉब के अंदर कमी आएगी। जब हर चीज को आपने ऑटोमेट कर दिया और रिपोर्ट्स ही सारा काम कर रहे तो मार्केट में जॉब में कमी आएगी। मारिया। बुक रीडिंग का रुझान कम होता जा रहा है, गुड पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। बुक रीडिंग का रुझान कम हो रहा है। तो ट्रेंड क्या है, इश्यूज क्या है, ट्रेंड बताओ। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो ये भी इशू थोड़ी है, लेकिन इसमें थोड़ी आएगा। जी। मासूमा। क्या सर्कुलेट हो रही है? ओके, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर जो है बढ़ता जा रहा है। लास्ट सेमेस्टर मैंने बच्चों को असाइनमेंट दिया कि एक मूवी देखकर आनी है, किसी ने नहीं देखी। अक्सरियत ने नहीं देखी थी, बहरहाल फिर उनकी हमने उनको पेनल्टी भी की थी। लेकिन बहरहाल फिल्म देखना भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और किसी ने कहा कि सर उस फिल्म में इतने सारे गाने थे और इतने सारे, मैंने कहा आप लोग देखते क्या हो, मैं आप लोगों से कैसे बात करूं? मैं आप लोग को मीडिया लिटरेसी पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मूवीज की एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ, तो आप लोग देखते क्या हो? पता चला सर रील्स देखते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। तो पता चला कि इतना टाइम भी नहीं है कि बैठ के पूरे का पूरे फिल्म देखने को बच्चे तैयार हो, राइट। तो ये अटेंशन डिफिशिएंट आ रहा है कि बच्चा बैठ के किताब पढ़ना तो दूर की बात, किताब के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन यह साथ ही साथ बच्चे मूवी तक देखने को तैयार नहीं हो रहा। बैठ के 1 घंटा 2 घंटे तक वो बात की कैसे आपकी बात सुने? और कोई? मनाहिल। अब ये वाला बात है कि लोनलीनेस किसे कह लें। मनाहिल का कहना यह है कि लोनलीनेस प्रॉब्लम आ रही है, हमें से हर शख्स अपनी जगह पे तन्हा है। हर शख्स तन्हा है। अगर आप गौर करें, अब मेरे ख्याल में आज का सबसे बड़ा मसला यही है, हम में से हर शख्स साथ बैठा हुआ है, लेकिन हमें घर के अंदर भी रहते हुए दूसरे की चीजों का नहीं पता होता। पहले जमाने में लोग कहते थे कि वो भाई की शादी हो गई है तो भाई बदल गया, या बहन की बड़ी बहन थी वो तो अपने बस घर की हो गई है, हमारा तो सोचती नहीं है। लेकिन अब बहन की शादी ना भी हो, भाई की शादी ना भी हो, तो अभी हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है। एक बड़ी बात ये थी कि जैसे हम लोग घर में बैठ के एक टीवी देख रहे हैं, तो एक ही ड्रामा सब देखते थे। मसलन अब मुझे ध्यान में नहीं, जैसे धूप किनारे हो गए, राइट, सबने देखा। और अगले दिन स्कूल में आए तो उसकी बारे में बात हुई, तुमने वो देखा था? सब उसका कोई फनी प्रोग्राम था तो बैठ के सब हंस रहे हैं और पूरे सब एक दूसरे को उसी में मजाक उड़ा रहे हैं, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ट्रेंड्स क्या होंगे कि हर किसी का अपना अपना चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर आपसे बोलूँ 6 7, समझ में आया? नहीं, अभी बीच में एक ट्रेंड शुरू हुआ था 6 7 का, लेकिन जिसको उस ट्रेंड का नहीं पता उसको पता ही नहीं है। वो बोलेगा सर पता नहीं क्या 6 7 ऐसा अजीब इंसान है। तो ये इश्यूज नजर आ रहा है कि हर कोई अपनी अपनी दुनिया के अंदर मगन होता जा रहा है। इसको यूं कहने की लोनलीनेस है। अब हम बच्चों को अप्रोच कैसे करेंगे? पहले ये था कि यह बच्चा पढ़ता नहीं है, उससे तुम उसकी उस चीज की बात करो जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। टीचर बैठ के क्रिकेट लेके बैठ जाते हैं, बेटा क्रिकेट खेलने का शौक है, अब तो ये भी नहीं है। वो बोलेगा क्रिकेट नहीं सर, मैं तो वो फोर्टनाइट खेलता हूँ। टीचर बोलेंगे मुझे पता ही नहीं फोर्टनाइट क्या होता है। देखो बिल्कुल कितने नए नए रुझान आते जा रहे हैं। सर मैं भी फोर्टनाइट खोल लो, तुम भी खेलते हो? हाँ, लेकिन सर मैं फला वाला सर्वर पे खेलता हूँ। अच्छा, मुझे तो पता नहीं उस सर्वर में क्या होता है, उसके मॉड्स क्या है, क्या मुझे मालूम ही नहीं है। बिल्कुल एक अलग, हर बंदा अपनी जिंदगी में बिल्कुल अलग और तनहा होता जा रहा है।
अगर आप लोग गौर करो, घर के अंदर बैठ के खाने की टेबल पे बैठ के कोई बात शुरू करने की कोशिश करो और आपको नजर आए कि ऐसा कॉमन टॉपिक निकाल के ले आना जिसपे सब बात कर सके, यही बहुत मुश्किल है। मारिया, ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा है, बच्चा रो रहा है, हाथ में उसको मोबाइल पकड़ा दो। और फिर आपको बच्चों के अंदर ये चीज नजर आने लगती है कि बच्चे जो है वो नॉर्मल बातों वगैरह के अंदर उनका कोई रुझान होता ही नहीं है। वो क्यों देखेगा एक ऐसे टीचर को जिसके ना रंग बिरंगे कपड़े हैं, ना पीछे से कोई म्यूजिक आ रही है, ना कोई एनिमेशन है, क्यों करेगा। रीना, आप सोच रही थी, सोच लिया। अरीशा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। उस वक्त तुम्हें कुछ कह रही थी, उस बात को आप मुकम्मल तो कर दो। यहाँ पर आओ ताकि सबको आवाज आ जाए। विशाल, तो तो चलो, ओके, बोले। क्लास को पढ़ाएं। क्लास को पढ़ाओ। तो प्रैक्टिकम कैसे कराया तुमने? रीना, क्या कहा इन्होंने? ओके, चले बैठ जाए। मैं इनकी बात पे हाशिया लगा देता हूँ। हाशिया पता है ना, जो किताब के फुटनोट होता है, उस बात को नीचे एक्सप्लेन किया होता है। मैं हाशिया फुटनोट लगा रहा हूँ। वो कहने के चाह रही कि ऑनलाइन क्लासेस का रुझान बढ़ता जा रहा है और हर बच्चा चाहता है कि जी हफ्ते में 5 क्या हफ्ते में 4 दिन क्लास हो, बल्कि वो 4 भी ना हो सर, आप यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर दीगा, वहीं देख लेंगे। ठीक है, सबका रुझान ये होता जा रहा है। पढ़ाई के बारे में एक इश्यूज, हमारे रुझान चेंज होते जा रहे हैं। एआई का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, और ये बात कहते हैं हम लोग को अपने सिस्टम में तब्दीली की जरूरत है। अब वो काम जो एआई से हो सकता है उसके लिए हमें बच्चे को उससे हट के कुछ देने की जरूरत है। कुछ बातों को आप लोग ने जिक्र नहीं किया, मसलन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। जब एआई आ रही है, एआई की वजह से आपको जगह जगह यहाँ पे ऑटोमेशन नजर आ रही है। अब मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की मिसाल दूं कि हम लोग वहां पे कुछ अर्से पहले तक सीवियां ले रहे थे, लोगों को इंटरव्यू ले रहे थे। अब जब से पिछले 1-2 साल से हमने एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू किया है। अभी चंद हफ्तों पहले, महीनों पहले बात हुई कि भाई किसी नए बंदे को हायर करना है, और हमने कहा नहीं, किसी को हायर नहीं करना। अब तला अकेला नहीं है, तला के साथ 2 बंदे हैं। तो एआई जो काम करके दे रही है वो 2 बंदों को काम करके दे रही है। वो $100 का, $150 का अकाउंट लिया हुआ है, और वो जो है उस 2 बंदों के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए लोग हैं उनको जॉब मिलना आसान हुआ, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। हर जगह आपको यही रुझान नजर आता जा रहा है। जो काम पहले आप लोग जिसके लिए, इस काम के लिए आपको बंदों की जरूरत थी, अब वो काम आप एआई से कर रहे, तो जॉब्स ऑटोमेटिकली आपकी कम होते जाएंगी। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू आपको नजर आ रहा है। दूसरी वजह का आपको रुझान ये नजर आ रहा है कि आपकी जो इनकम गैप कह लें, इनकम गैप बहुत ज्यादा है। आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप जानमारी करते हैं, लेकिन आपको तनख्वाह बहुत कम मिल रही है। ये इशू है या नहीं? राइट। और आप देखते हैं कि स्कूल का जो मालिक है वो एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, स्कूल की ब्रांचेस खुलते चली जा रही है, तनख्वाह आपकी वहीं की वहीं है। साल के आखिर में तनख्वाह बढ़ाई भी जाती है तो बड़ा एहसान करके तनख्वाह थोड़ी बढ़ा भी देते हैं, लेकिन साथ में आप पे काम भी डबल कर देते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतनी मेहनत करने के काबिल नहीं रहते, फिर वो कहते हैं कि जी अल्लाह हाफिज, अब आपसे काम नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ पे एक इनकम गैप नजर आ रहा है। हमसे पहले हमने लोगों को देखा कि जी एक नौकरी एक जगह कर ली तो पूरी जिंदगी वहीं पे गुजर गई, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह का भी कुछ सिस्टम है, पेंशन वगैरह भी मिल रही है, लेकिन वो चीज़ भी अब खत्म होते जा रही है। कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, कंपनी के अंदर जरा सा झटका आता है, सबसे पहले आपको जॉब से निकाल देते हैं। ये हालात नजर आ रहे हैं। जो लॉयल्टी थी कि आपने एक जगह ज्वाइन कर लिया, वहां पे सेट हो गए, अब वो वाला रुझानात खत्म होते जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी बहुत बड़ी कमी आते जा रही है। पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत सारे सरकारी तालीमी इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। इसका नाम उन्होंने रखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप से काम हो रहा है। सिंध के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। सिंध के अंदर जो मुझे अभी किसी ने बताया था, गालिबन 115 इदारे जो है वो ऑलरेडी हवाले कर चुके हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब्स भी आपकी कम होती हुई चली गई। तो ये आपको, ये और रुझान आपको नजर आएगा। बच्चा आपसे पूछेगा कि भाई मुझे पढ़ के करना क्या है, जॉब तो मिल नहीं रही, आपके पास क्या जवाब होगा? और बच्चा जब कह रहा होगा तो आपका अपना दिल खून के आंसू रो रहा होगा, क्योंकि आपको भी पता है घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये इशू नजर आ रहा है। फिर एक और इशू जिससे हमने बात का आगाज किया था, बारिश। पहले भी बचपन में कैसी मौसम होता था,
मैं अगर अपना बचपन बताऊं तो हमारा बचपन में एक चीज यूज करते थे, लिहाफ के नाम, लिहाफ यूज करते थे, रुई भरी हुई होती थी। और अब कराची की सर्दियां ऐसी हैं कि लिहाफ तो दूर की बात, कंबल की भी इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती। और बल्कि मेरे घर में जो बड़े कंबल है वो तो शायद निकलते भी नहीं है, वो क्या एक फ्लीस कहलाते हैं गालिबन। कोई और नई चीज आई हुई है, बड़ी हल्की सी होती है, गालिबन उसको फ्लीस कहते हैं। बहरहाल उसको यूज कर रहे हैं और सर्दियां उससे गुजर जाती है, कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बाज दफा सर्दियों के अंदर आपको जो है वो पंखे भी चलाने पड़ रहे हैं। तो क्या नजर आ रहा है, क्या चीज है ये? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लिखो। क्लाइमेट चेंज कहलाएगा वेदर नहीं। वेदर रोजमर्रा का जो होता है माहौल, उसे वेदर कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट के अंदर तब्दीली आ रही है। अभी कराची के अंदर बारिशों की पेशन गोई पड़ रहे थे, तो भाई कुछ प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि एल नीनो की वजह से कुछ भी हो सकता है। या तो बारिशें बहुत ज्यादा होंगी या बिल्कुल भी नहीं होंगी, अल्लाह ताला रहम करे। तो ये अब आप देख रहे हैं कराची में जब गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, मुझे खुद याद है कि यार कि हम लोग बचपन में गर्मी पड़ती थी तो हम शहर में जाके सो जाते थे और नींद आ जाती थी। अब ऐसा नहीं है। धूल मिट्टी अलग हो रही है, राइट, गाड़ियों का शोर अलग हो रहा है और हवा चल ही नहीं रही। हवा क्यों नहीं चल रही? आपके पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, और वो जो बिल्डिंग्स बनी है तो वहाँ पे हर बिल्डिंग जो बनती है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, रात को वो हीट रिलीज करती है। तो बिल्कुल एक तरह से हम एक गर्म जजीरों में दरमियान रह रहे हैं, राइट। तो ये वेदर एक बहुत बड़ा इशू है। गर्मी बढ़ जाती है तो हम परेशान होते हैं क्लास कैसे कंडक्ट कराएं। मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट पीरियड मिल जाए ताकि थोड़ा माहौल ठंड होता है, वरना बाद में इससे ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। और कोई इशू जो हमने डिस्कस किया लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया? लीना, आप तो बता दो क्या हो रहा है। बच्चे अब बहुत ज्यादा चूजी हो चुके हैं, राइट, ये कहना चाह लिखिए इस बात को कि फैशन ओरिएंटेड हो गए हैं बच्चे, बहुत ज्यादा ट्रेंड ओरिएंटेड। जी। ओवर पजेसिव हो गए, बट वालदेन जो है, बिल्कुल ये अच्छा रुझान है, मतलब गलत रुझान है, लेकिन अच्छे पॉइंट को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अब आप ये नहीं कर सकते कि जैसे पहले था कि टीचर ने बच्चे को मार भी दिया तो चल जाता था, अब तो कुछ बोल भी दिया। और बात जगह पैसे भी हुआ कि बच्चे आके शिकायत कर रहे हैं कि फला टीचर की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे, वो इतना टॉर्चर करते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि मुझसे काम ही नहीं हो पाता। और उस बच्चे से पूछते बाकी क्लास में कैसी परफॉर्मेंस है, उसकी वहां भी खराब होती है, लेकिन अब उसको एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि टीचर हमारे सख्त है। जी। क्या चीज? पेंडेमिक्स आने लगी है, नए नए पेंडेमिक्स आ रही है, कोविड। देखो पहले भी पेंडेमिक्स आते थे, ताउन का मर्ज आता था, राइट, लेकिन वो एक इलाके तक महदूद होता था। और कोशिश की जाती थी कि उसको जो है ना आप बैरिकेड कर दे, ना कोई बाहर जा सके ना कोई अंदर आ सके। ओके, जो मर गया बेचारा मर गया, और जो जिंदा बच गया वो जिंदा बच गया। लेकिन अब जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि कोविड शुरू एक जगह से हुआ और चंद ही हफ्तों में, महीनों में पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि अब दुनिया पहले से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है। पेंडेमिक्स लिखे। क्या चीज? पॉलिटिक्स इशू? पॉलिटिक्स कह रही हैं आप? तो क्या इशू क्या है? ओके, मैं बताता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, आप बताएं। इम्यून सिस्टम बच्चों का वीक होता जा रहा है, बिल्कुल सही। न्यूट्रिशन के इश्यूज आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है। आपको बाद जब हम मैं टीचर्स के हालात वगैरह पढ़ रहा होता हूँ, उनकी कहानियां पढ़ रहा होता हूँ तो ये इस किस्म में किस्से भी हुए हैं कि क्लास में पढ़ाने का तो पूरी क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे बैठे हुए, बाकी सब जो है वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। बाद दफा ऐसी वबा भी आती है। एक चीज जिसका आप लोग ने जिक्र नहीं किया, और चले हम एज्यूम कर, हाँ बोले फारिया। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चले लिख लें, इंफॉर्मेशन ओवरलोड लिख लें। ओके, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हानि उसी बात को कहना चाह रही थी कि हमारे इस दौर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अ, इसमें क्या क्या कौन सा इस्तेमाल किया था आपने? इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यून सिस्टम भी लिखे। और आप लिखिएगा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपको नजर आ ही रहे हैं। अभी तक आप देख लें, पिछले सेमेस्टर में जंग शुरू हुई, अभी तक खत्म ही नहीं हो रही। और अब हम भी थक गए यार, खत्म कर दो, जान छोड़ दो, लेकिन वो खत्म हुई, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। अभी कुछ देर से पहले न्यूज आई कि जी 14 मुल्कों का इत्तेहाद बन गया है, वो मिलकर ईरान पे हमला करने वाला है। फिर खबर आई कि जी नहीं, खत्म हो गया, फिर चलेगा, बस ये चलता रहेगा। मेरे ख्याल में 1 साल तो इसी में निकल जाएगा। अब गजा का देख लें, जब गजा के अंदर ये अटैक शुरू हुआ था तो मेरी उस पर क्लास डिफरेंट थी, और अब माशाल्लाह इस बीच में 2-3 सेमेस्टर पढ़ा चुका हूं, लेकिन गजा का कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ।
अच्छा, ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, अगर आप लोग इंटरनेशनल न्यूज को देखो ना तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर का रुझान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे आपको एक ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा दूसरे मुल्कों की प्रॉक्सी वॉर चल रही है। बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मामला भी चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। अब किसी मुल्क को सुकून नहीं है दूसरे मुल्क के साथ उसने छेड़छाड़ जरूर करनी है, नंबर वन। और यही वाली चीज हमें अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी नजर आ रहा है, जिसमें हानि ने बात की कि अब देखें हो क्या रहा है कि मास माइग्रेशन हो रही है। लोग अपने गांव देहातों को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। जो शहर बना था, मसलन मसलन अगर एक जगह पे पानी की लाइन दे दी 1 लाख लोगों के लिए, अब वहां पे अचानक कि 5 लाख लोग आ जाए, पानी कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? गटर की लाइन ओवरफ्लो करेगी नहीं करेगी? मकानात का किराया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सारे इश्यूज होंगे। बल्कि आपकी सड़कों के खराब होने की वजह भी यही है कि सड़कें जो बनती हैं आपकी, वो खास पॉपुलेशन के लिए बनती हैं। लेकिन जब उस पर पानी की टैंकर भी चलता हुआ आ रहा है जो इतना हैवी होता है, उस पर जो है ट्रैफिक की तादाद बढ़ जाती है, तो सड़कें ज्यादा तेजी से डिटोरिएट करने लगती हैं। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट भी अपने आसपास रुझानात के अंदर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी तस्वीर ने फारिया फारिया की तस्वीर लेके मुझे भेजेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है, ये बनी थी 2012 के अंदर, और उसमें कुछ चीजें आउटडेटेड है, जैसे एआई के बारे में कोई बात नहीं हो रही। और मैं ये भी कह सकता हूँ कंप्लीट नहीं है। आप लोगों ने जो इश्यूज पॉइंट आउट किए हैं वो उनके इश्यूज से फिर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्होंने चंद इश्यूज की तरफ इशारा किया, आपने उससे ज्यादा इश्यूज की तरफ इशारा किया। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास जो हमारी वेडनेसडे को होगी, उसके अंदर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, पीस के टॉपिक को। ओके, कि पीस के हवाले से पीस का एजुकेशन में क्या रोल है, और एज ए टीचर हमें पीस के बारे में क्या पता होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन समझने, चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर हो, चाहे वो डोमेस्टिक या आपकी क्लासरूम की सतह पर हो। हमें नजर आ रहा है कि हमारे आसपास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, आसपास लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जा रही हैं। तो ये लड़ाई झगड़े हमें अपनी क्लासरूम में भी नजर आएगी। हम ये नहीं कह सकते क्लास में नहीं होगी, क्लास में भी होगी। हमें यह चीज अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे भी नजर आएगी, और यही चीज हमें जो है अपने माशरती सतह पे भी नजर आएगी। तो हम इस टॉपिक को लेते हुए चलेंगे, लेकिन माइंडसेट आप लोग का ये होना चाहिए कि यार ये हमने खुद अपने तौर पे उसको पढ़ के समझने की मतलब बेसिकली माइंडसेट ये हो कि यार मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि मैं आने वाले रुझानात को देख के समझ के उसको प्लान कर सकूं। ये सारे के सारे प्रैक्टिकम, लेसन प्लानिंग, सबका मकसद बस यही है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो जाए। एक दफा आप लीडर बन गए, उसके बाद कोई भी इशू आ जाए, एआई के बाद वर्चुअल रियलिटी आ जाए, ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाए, नए किस्म का सोशल मीडिया आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप तमाम इश्यूज को डील करने के काबिल हो जाएंगे, अगर आपने इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा कि मैंने अपने अंदर स्किल को डेवलप करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं।